हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में तरलों के यांत्रिक गुण का लेक्चर नंबर 24 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे केशकत्व यानी कैपिलरिटी के बारे में। परिभाषा बहुत आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। तो परिभाषा अगर समझनी है तो मतलब केश नली को अगर किसी द्रव में खड़ा किया जाए, मतलब कोई द्रव है उसको अगर केश नली को खड़ा करते हैं तो केश नली मतलब एक नली होती है साधारण सी, लेकिन अन्य नलियों और केश नली में डिफरेंस ये है कि केश नली का मतलब होता है कि ऐसी नली जिसके बीच में केश यानी बाल के समान छिद्र हो उसको केश नली कहते हैं। ठीक है ना। तो आज बहुत ही बारीक छिद्र वाली नली को केश नली कह रहे हैं जिसमें छेद बाल के समान हो। ऐसी नली को अगर किसी द्रव में अगर खड़ा करते हैं तो वो नली के अंदर द्रव या तो केश नली के ऊपर चढ़ जाता है और या तो फिर नीचे उतर जाता है। तो ये केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को हम लोग केशकत्व कहते हैं, जिसमें इसको कैपिलरिटी कहा जाता है। तो इसको जरा चित्र बनाकर समझते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे अगर हम कहते हैं कोई द्रव है, इसमें एक बर्तन है जिसमें कोई द्रव भरा हुआ है और एक दूसरा बर्तन है उसमें दूसरा द्रव भरा हुआ है। दो अलग अलग प्रकार के द्रव हैं और एक द्रव को हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या भरा हुआ है, जल, और एक द्रव मान लेते हैं यहाँ भरा हुआ है पारा। और इसमें एक बारीक केश नली खड़ी की जाए, मतलब जितनी ज्यादा पतली होगी उसमें द्रव स्तंभ चढ़ा हुआ जो द्रव है वो उतना ही ज्यादा होगा या उतना ही कम होगा। दोनों पॉसिबिलिटीज है। केश नली में जरूरी नहीं द्रव हमेशा ऊपर चढ़ता है, केश नली में द्रव नीचे भी उतरता है। अब कौन सा द्रव ऊपर चढ़ता है कौन सा नीचे उतरता है इसको भी जरा हम लोग समझेंगे और ऐसा क्यों होता है इसका रीजन भी हमको जानना है कि क्यों होता है ऊपर या नीचे उतरने की घटना। तो अब जरा देखो, मान लिया हमने ये यहाँ पर कोई द्रव भरा है यहाँ, और द्रव का नाम हमने क्या लिख दिया है, जल। जल हमने भर दिया। केश नली काहे की है, ये कांच की। ये सब द्रव भरा हुआ है इस पर ऐसे, और इस जैसे इसको डुबाते हैं इसमें द्रव अपने आप ये ऊपर चढ़ जाता है। और ये जो केश नली है ये काहे की बनी है, कांच। कांच की केश नली है ये, ठीक है ना। केश नली किसी भी हो सकती है, कांच की हो, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ समझने का मतलब है एक ठोस पदार्थ की कोई केश नली है और एक कोई द्रव है या जल हम ले रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे ही खड़ा करते हैं तुरंत इसमें ये द्रव ऊपर चढ़ जाता है इतना। और अगर इसी केश नली को अगर हम यहाँ पर पारे भरे वाले बर्तन में खड़ा कर, मतलब यहाँ क्या भरा हुआ है, पारा, और इसमें अगर कोई केश नली, यही वाली जो केश नली द्रव में जो खड़ी थी, जल में जो खड़ी थी, उसी को अगर हम पारे में खड़ी करें तो ये इसके अंदर का द्रव का तल इतना होना चाहिए एक्चुअल में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर जो पानी है या पारा है वो नीचे उतर जाता है, कितना नीचे चला जाएगा, और ये इतने हिस्से में केवल पारा रहेगा, ऊपर खाली हो जाता है, जो कि बाहर यहां तक पारा भरा हुआ है। तो ये जो नीचे उतर गया है या ऊपर चढ़ गया है ये घटना केशकत्व कहलाती है। अब देखो हमने क्या यहाँ पर डिफरेंस क्या समझ में आया है दोनों में, कि जो द्रव कांच को भिगो देते हैं, जो द्रव कांच को भिगोते हैं, समझ में आ रहे, जो द्रव कांच को भिगो रहे हैं, मतलब अगर कांच की नली अगर उस पर खड़ी की जाए तो द्रव उस पर चिपक जाए, तो ऐसे द्रवों के लिए कहा जाता है कि वो द्रव ऊपर चढ़ जाते हैं। ये समझो कि चिपक गए तो चिपकते वो ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। ये दूसरी भाषा में समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि जो द्रव कांच की केश नली को भिगो देते हैं वो केश नली में द्रव ऊपर चढ़ जाते हैं। और ये भी कांच की केश नली है। और जो द्रव कांच की केश नहीं भिगोते हैं, जैसे पारा है, पारा अगर पारे में केश नली को या कांच की नली को अगर डुबा कर निकाले तो उसमें एक भी पारा नहीं चिपकता है। तो जो नहीं चिपकते हैं द्रव वो कांच की केश नली में नीचे उतर जाते हैं, ठीक है ना। और नीचे और ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, यानी केशकत्व का क्या कारण है, उसका आप रीजन ले सकते हैं द्रव का पृष्ठ तनाव। द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण ये घटना होती है। और द्रव का पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है, ससंजक बल के कारण। तो ससंजक असंजक बल का यहाँ पर कोई रोल नहीं, ठीक है ना।
तो ससंजक बल के कारण कह सकते हैं कि द्रव ऊपर चढ़ जाता है या नीचे उतर जाता है, या फिर कह सकते हैं द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण। बात क्लियर हो रही है? मेन आपको रीजन ये लिखना है कि केसकट को कारण पूछा जाए तो क्या कारण बताएंगे? द्रव का पृष्ठ तनाव होता है, इस कारण से द्रव या ऊपर या नीचे उतर जाता है। अगर बल पृष्ठ तनाव का ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसमें का ससंजक बल का अगर ऑप्शन दे रखा है तो आप ससंजक बल को बता सकते हैं। उसका रीजन यही है कि ससंजक बल के कारण ही पृष्ठ तनाव होता है और पृष्ठ तनाव के कारण केसकत्व होता है। तो अब देखो, इसमें दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि कौन से द्रव ऊपर चढ़े। ये तो समझ में आया कि जो द्रव कांच की केस में चिपक जाते हैं ऊपर चढ़ जाते हैं, और जो नहीं चिपकते नीचे उतर जाते हैं। ठीक है ना? दूसरी भाषा में कह सकते हैं, अगर स्पर्श कोण की भाषा में इस बात को कहा जाए कि स्पर्श कोण का मतलब जहां द्रव और कांच का संपर्क बिंदु है वहां पर स्पर्श रेखा अगर द्रव के पृष्ठ पर खींचे और इस कांच नली के अंदर तरफ खींचे, तो यहाँ जो स्पर्श कोण बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्श कोण। यहाँ पर अगर हम खींचेंगे स्पर्श कोण तो यहाँ पर स्पर्श रेखा द्रव के पृष्ठ पर बाहर तरफ होगी और अंदर तरफ खींचना, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो स्पर्श कोण कहलाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो द्रव कांच को भिगो देते हैं वो द्रव का जो तल होता है वो अवतल होता है उस नली के अंदर, और जो द्रव कांच को नहीं होते हैं वो द्रव उत्तल उसका पृष्ठ होता है। तो इसका मतलब दूसरी भाषा में कहा जाए कि जिन द्रवों के लिए स्पर्श कोण 90 अंश से कम होता है, ये कोण कितना है? 90 अंश से कम। तो जो द्रव और कांच की केस नली के लिए स्पर्श कोण 90 अंश से कम होता है वो द्रव ऊपर चढ़ जाते हैं। 90 अंश से कम अगर स्पर्श कोण होगा तो कहां चढ़ जाएंगे? ऊपर। और वही द्रव कांच पर चिपकते भी हैं, दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं। और जो द्रव और कांच की केस नली का जो स्पर्श कोण है वो अगर 90 से अधिक है, यानी अधिक कोण है, तो वो द्रव जो है वो नीचे उतर जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये एक आप ये ध्यान रखना पॉइंट की, जो जिसके लिए स्पर्श कोण 90 अंश से कम वो द्रव ऊपर चढ़ जाएंगे, जिनके लिए स्पर्श कोण का मान 90 से ज्यादा वो नीचे उतर जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो और अगर ये आ जाए कि 90 से कम ज्यादा ना हो, 90 के बराबर ही हो, न 90 हो 90 से ज्यादा हो ना 90 से कम हो, तो इसका मतलब 90 के बराबर होगा। तो अगर 90 के बराबर होगा तो ना द्रव ऊपर चढ़ेगा ना नीचे उतरेगा। ये तो सीधी सी बात हो गई। तो ये तो हो गया इसका केसकत्व का कारण, और द्रव ऊपर चढ़ता नीचे उतरता। जब फार्मूला हम ड्राइव करेंगे कि कितना द्रव ऊपर चढ़ेगा कितना नीचे चढ़ेगा, तो उस फार्मूले से पता चल जाता है इस स्पर्श कोण के हिसाब से कि द्रव ऊपर चढ़ेगा कि नीचे चढ़ेगा। ठीक है ना? तो अब ये इसको नोट कर लीजिए, और रीजन भी आप लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा हमने इसकी लिख रखी है। किसी केस नली में किसी द्रव को ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केसकत्व कहते हैं। अब केसकत्व का कारण अगर लिखना है तो क्या हो सकता है? द्रव का पृष्ठ तनाव, या लोग ससंजक बल भी कह सकते हैं। उसका रीजन के ससंजक बल के कारण द्रव ऊपर या नीचे उतर जाता है। अब यदि स्पर्श कोण का मान 90 से कम है तो केस नली में द्रव ऊपर चढ़ता है। ठीक है ना? और यदि स्पर्श कोण का मान 90 से अधिक है तो केस नली में द्रव नीचे उतर जाता है। ये तो छोटी छोटी बातें हमने इसको समराइज करके लिख लिया है, वरना आपको याद रखना है कि जो द्रव कांच को भिगोते हैं वो द्रव कांच की केस में ऊपर चढ़ते हैं, जो द्रव कांच की केस नली को नहीं भिगोते हैं वो द्रव सब नीचे उतर जाते हैं। ठीक है? ये बात आप नोट कर लीजिए और चित्र बना करके उसको समझना है। उसके बाद हम लोग अगले दिन डालेंगे कि केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई कितनी होगी, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले दिन डालते हैं हम लोग। तो अब जानते हैं केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई का व्यंजक। अभी हम लोगों ने जाना कि जब किसी केस नली को खड़ा करते हैं किसी द्रव में, तो वो तो या तो केस नली में द्रव ऊपर चढ़ जाता है या नीचे उतर जाता है, उसका रीजन भी जान लिया। अब लोग जानते हैं कि केस नली में अगर केस नली में जल कितना ऊपर चढ़ता है इसका डेरिवेशन करना है, और उस फार्मूले के आधार पर फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा द्रव ऊपर चढ़ेगा कौन सा नीचे उतरेगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास किसी द्रव किसी बर्तन में एक जल भरा हुआ है। मान लीजिए जल हमारे पास है, ये एग्जाम्पल हम जल का लेके चलेंगे और कांच की केस नली एग्जाम्पल होगा। तो जल मान लेते हैं यहाँ ये भरा है।
और जब हम इस पर केस नली खड़ा करते हैं, केस नली यहाँ समझने के लिए हम थोड़ी मोटी केस नली बनाएंगे जिसमें छेद थोड़ा चौड़ा होगा, वरना इतना चौड़ा छेद नहीं होता। केस नली मतलब जिसमें बहुत बाल के समान छेद हो, बहुत बारीक छेद हो, उसको केस नली कहते हैं। तो जैसे ही इस पर हम खड़ा करते हैं तो इसका जो पृष्ठ होता है इस केस नली के अंदर, उसका पृष्ठ कैसा हो जाता है? अवतल। अवतल पृष्ठ हो जाए, किसी कारण होता है ये पृष्ठ तनाव के कारण। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी नली में जल का जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? उत्तल की अवतल। तो जो द्रव कांच को भिगो देते हैं उसके लिए नली के अंदर द्रव का जो पृष्ठ होता है वो अवतल हो जाता है, और जो नहीं भिगोते उसके लिए उत्तल होता है। तो इसमें हम जब ये ऐसा हो जाएगा, तो ये पढ़ चुके हम लोग कि जब अवतल पृष्ठ होता है तो जो अवतल पृष्ठ का जो दाब होता है वो उत्तल पृष्ठ से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है ये भी हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं, और वो होता है 2T/R के बराबर। तो अगर हम मान लेते हैं यहां दाब अगर P है, यहां दाब अगर P है, तो इसके नीचे जो दाब होगा वो कितना होगा? इससे थोड़ा सा कम, और कितना? 2T/R के बराबर। तो यानी नीचे कितना दाब हो जाएगा? P - 2T/R। कितना दाब कम होगा, और बाकी यहां पर भी जो दाब होगा वायुमंडल का उतना रहेगा, नीचे भी जस्ट नीचे यहां भी P रहेगा, ठीक है ना। और यहां पर भी, क्योंकि ये यहां पर तल कैसा है? समतल है। समतल में ऊपर से दाब सेम रहता है, तो यहां भी दाब P और नीचे भी दाब P रहेगा। बात समझ में आ रही है? और ये किसके लिए लागू होता है? जल के लिए। और नली हमारी कैसी है? ये कांच की नली है, ये कांच की केस नली। कांच की केस नली में हमने जैसे ही खड़ा किया वैसे ही उसका जो तल है दो तरीके से हो सकता है, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा या तो अवतल होगा, ठीक है ना। समतल होगा तब तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऊपर भी दाब जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। लेकिन अगर अवतल पृष्ठ हो जाता है, ठीक है ना, और अवतल उत्तल का रीजन क्या होता है वो लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि क्यों ऐसा हो जाता है। ससंजक और संजक बल का परिणामी बल के कारण ऐसा होता है। तो वो अगर आप पढ़ना है तो आप किसी केस नली में द्रव के पृष्ठ की आकृति वाला जो टॉपिक है उसमें देख लेंगे तो पता चलेगा कि द्रव का पृष्ठ उत्तल होगा कि अवतल होगा। तो अगर जल के अंदर केस नली खड़ी की गई है तो उसका पृष्ठ कैसा हो जाएगा? अवतल। और अगर पानी के अंदर खड़ी करेंगे तो उत्तल हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, और इसका पूरा हमने इसका पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि अवतल उत्तल पृष्ठ क्यों होता है, कितना दाब होता है ऊपर कितना नीचे, वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आपको उसका यूज करना है कि जो अवतल पृष्ठ होगा तो हमेशा अवतल पृष्ठ का दाब उत्तल पृष्ठ से अधिक होता है। और कितना अधिक होता है? 2T - 2T/R के बराबर, ठीक है ना। तो ये चीज आप जरा देखो, यहाँ पर दाब P, यहाँ पर दाब P, यहाँ पर भी दाब P, लेकिन इसके नीचे यहाँ दाब P है, यहाँ दाब P नहीं है। P से कितना कम है? 2T - R, और यहाँ P है। अब एक ही तल में तीनों बिंदु है नीचे द्रव के। अब एक ही तल में द्रव दाब का नियम क्या कहता है? एक ही तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। इसका मतलब है कि दाब यहाँ समान होना चाहिए इसी P के बराबर, यानी यहाँ दाब कम हो रहा है। और ये पता है कि द्रव का जो प्रवाह होता है वो हमेशा ऊंचे दाब से नीचे दाब की ओर होता है। तो इसका मतलब यहाँ का प्रेशर ज्यादा, यहाँ का प्रेशर ज्यादा, यहाँ का प्रेशर कम, तो क्या होगा? यहाँ का प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये कम प्रेशर की तरफ इसका द्रव जो है वो चलने लगता है। ऐसे जब चलेगा तो ये पानी जो द्रव है वो क्या होगा? ऊपर चढ़ने लगता है। बात समझ में आ रही है? यानी इसकी सिचुएशन कैसी हो जाएगी? इस बर्तन को हम इस तरीके से बना सकते हैं कि हमने इसको यहां पर केस नली मान लो खड़ी कर ली, तो ये पानी यहां भी दाब P है, यहां भी दाब P है, यहां दाब P है, यहां भी दाब P है। यहां पर दाब P करने के लिए पानी अंदर जाना शुरू हुआ, और ये तब तक जाएगा जब तक कि यहाँ का दाब P नहीं हो जाए। तो P कब हो जाएगा? जब ऊपर पानी चढ़ेगा। तो ये जो द्रव का जो मान लो यहाँ तक पानी सपोज चढ़ गया, ये ठीक है ना, ये सब पानी कहाँ चढ़ गया? ऊपर तक। ये जल यहाँ ऊपर तक चढ़ गया, और ये ऊंचाई कितनी मान लेते हैं? H।
तो h ऊंचाई का जो द्रव स्तंभ बना हुआ है, यानी जल का जो स्तंभ बना है, वो उसका दाब कितने के बराबर हो जाएगा? जितना यहाँ दाब कम था, भाई 2T/r दाब कम था, उतना दाब ये द्रव स्तंभ का दाब होगा। तो इस कारण से ये द्रव स्तंभ का दाब और यहाँ 2T/r दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? यानी यहाँ पर दाब तो P रहेगा, यहाँ इसके नीचे अभी देखा जाए यहाँ पर भी दाब 2T/r अभी भी नीचे रहेगा, दाब इतना कम रहेगा, लेकिन इसके नीचे की जरा बात करो, यहाँ इस तल में यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा? P के बराबर, क्योंकि इसके अंदर द्रव प्रवेश कर चुका और इतना जो द्रव का जो भार होगा, ठीक है ना, यानी जो द्रव का जो दाब होगा, भार लगेगा, इसका यहाँ पर दाब लगेगा, तो उस द्रव का जो दाब होगा वो इसके बराबर हो जाएगा 2T/r के बराबर। तो यहाँ पर आप देखो, इसकी भाषा इस तरीके से आपको लिखनी है कि जब केश नली को जल में खड़ा करते हैं तो केश नली के अंदर जल का जो पृष्ठ, जल का पृष्ठ कैसा हो जाता है? अवतल हो जाता है, ठीक है ना। अगर पारे के नखरे करेगा तो उत्तल हो जाएगा, तो उत्तल में ऊपर उत्तल का पृष्ठ होगा तो कैसा दिखेगा? ऐसे। यहाँ का दाब और यहाँ के दाब में अंतर आएगा। यहाँ का जो अगर ऊपर दाब अगर P है तो यहाँ कितना होगा? P + 2T/r। फिर अवतल अगर पृष्ठ अगर होता है तो फिर ये सिचुएशन होती है, नीचे दाब ज्यादा ऊपर का, पारे में सिचुएशन ये होती है। इसका दाब अगर अधिक है तो वहां से फिर द्रव जो भी पारा वो बाहर निकलता है, क्योंकि समान दाब रखना है एक समान बिंदुओं पर, तो यहाँ से पारा बाहर निकलता है, इसका से नीचे उतर जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। उत्तल पृष्ठ, अगर पृष्ठ ऐसे हैं तो जहां धंसा हुआ भाग होगा वहां का प्रेशर ज्यादा होगा, जो उभरा हुआ होगा वहां प्रेशर कम होगा। देखो यहाँ पर कैसा पृष्ठ ऐसे, इसका ऊपर का दाब ज्यादा, नीचे का दाब कम। कितना कम? 2T/r। यहाँ का ऐसे है तो इसका मतलब ऊपर का दाब कम है, नीचे का दाब ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2T/r। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये द्रव ऊपर चढ़ेगा और पारे में नीचे उतरेगा। अब मान लेते हैं चढ़ता गया और कब तक चढ़ेगा? जब तक कि इस द्रव स्तंभ का दाब 2T/r के बराबर नहीं हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अवतल पृष्ठ के नीचे जल में दाब यहाँ 2T/r कम होता है, जहां T द्रव का पृष्ठ तनाव r तथा r पृष्ठ की त्रिज्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि r पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। ये जो पृष्ठ बना हुआ है, गोली पृष्ठ है, उसकी त्रिज्या है, ना कि केश नली की त्रिज्या है, ठीक है ना। केश नली की त्रिज्या और पृष्ठ की त्रिज्या के अलग अलग हैं। हाँ, यहाँ पर अलग अलग आपको समझनी है। ये द्रव के पृष्ठ की त्रिज्या है r, और अभी हम लोग केश नली की त्रिज्या की बात करेंगे। तो केश नली की त्रिज्या को समझना अगर है तो मान लीजिए उसको जूम करके थोड़ा सा बनाते हैं वाले पार्ट को। तो जैसे मान लेते हैं ये केश नली को चौड़ा बनाओ, समझना है। तो मान लेते हैं केश नली में द्रव इतना चढ़ा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पर इसको अगर पूरा अगर हम ये कोई एक गोले का भाग, गोली पृष्ठ तो क्या होगा? गोले का भाग, तो इसका जो केंद्र होगा वो इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, यानी ये r है पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। और केश नली त्रिज्या क्या होगी? ये वाली जो लेंथ होगी इसको हम लोग कहेंगे केश नली की त्रिज्या, ठीक है ना। तो ये दोनों डिफरेंस समझना है कि पृष्ठ जो वक्रता त्रिज्या है और केश नली त्रिज्या दोनों में डिफरेंस। तो r पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। द्रव दाब के नियम के अनुसार एक तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। एक ही तल पर जितने बिंदु होते हैं सब जगह बिंदुओं पर दाब क्या होगा? समान। अतः दाब में कमी 2T/r को पूरा करने के लिए जल केश नली में ऊपर चढ़ने लगता है। यानी जहां दाब कम होगा वहां कमी पूरा करने के लिए क्या होगा? जहां दाब ज्यादा होगा वहां से द्रव अंदर प्रवेश करेगा तो पानी ऊपर चढ़ता जाएगा। कहां तक चढ़ जाएगा? मान लेते हैं कि केश नली में चढ़े जल की ऊंचाई कितनी है? h है। इस सिचुएशन में होगा क्या? जब रुक जाएगा चढ़ना, यानी जब बंद हो जाएगा, स्थायी अवस्था जब आ जाएगी द्रव की, तो सिचुएशन क्या बनेगी कि दाब में कमी यानी 2T/r किसके बराबर हो जाएगा? 2gh के बराबर। 2gh का मतलब ये जो द्रव भरा हुआ है या जल भरा हुआ है वो कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, तो उस द्रव स्तंभ की या जल के स्तंभ की ऊंचाई का जो दाब होगा वो कितना हो जाएगा? 2gh। इसे 2 का क्या होता है?
द्रव का घनत्व, यहाँ पर वो क्या है, द्रव का घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है। यहां से अगर हम निकालना चाहते हैं h का मान, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t अपान r और रो g। इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस फार्मूले में देखो और सब चीजें तो ठीक है, द्रव का पृष्ठ तनाव पता चल जाएगा, जी का मान, द्रव का घनत्व पता चल जाएगा, और यहाँ पर जो r है वो पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को नापने की समस्या है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं केस नली की त्रिज्या में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ लिख दीजिए, रो क्या चीज है, जहां रो जल या जो भी द्रव भरा हुआ उसका पृष्ठ तनाव होगा, सॉरी घनत्व होगा, तो यहाँ रो जल का घनत्व है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद इसको जरा नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर समझते हैं आगे। तो अब अगर ये मान लिया जाए, यदि केस नली की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते, केस नली की त्रिज्या, ये सिचुएशन है, केस नली की त्रिज्या स्मॉल आर तथा स्पर्श कोण या संपर्क कोण, स्पर्श कोण थीटा। तो अब जरा देखो, ये यहां पर स्पर्श कोण अगर बनाना तो कैसे बनाया जाएगा, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा और केस नली के पृष्ठ पर अंदर तरफ खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग, संपर्क कोण या स्पर्श कोण। ये अगर थीटा है तो आप देखो सिद्ध कर सकते हैं कि ये अगर कोण थीटा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण भी थीटा हो जाएगा। कैसे प्रूव करना है इसको, हमारा ये कोण कैसे थीटा हो जाएगा, इसको आप समझ सकते हैं। थीटा कैसे सिद्ध करना है कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा, वक्रता त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 डिग्री का होता है, और ये पूरा कोण हमारा 180 अंश है। उसमें से 90 प्लस थीटा, यानी ये 90 और प्लस थीटा, इसमें से घटा दो 180 में, तो 180 माइनस 90 और प्लस थीटा करोगे तो क्या बच जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये कोण हो गया, उसमें से ये 90 है तो ये क्या बच जाएगा, थीटा। तो इस तरीके से हम समझते हैं ये अगर स्पर्श कोण अगर थीटा है तो ये जो यहाँ पर जो कोण बनना है वो भी थीटा हो जाएगा। तो जरा इसको त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं लोग, त्रिभुज ओ ए और बी। समझ में आ रहा है, इसका मतलब तो त्रिभुज ओ ए बी से कॉस थीटा कितना लिखा जाए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होगा इस कोण के लिए, आर, यानी आर को मतलब ओ ए अपान आधार बटे कर्ण कितना हो जाएगा, ओ बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ ए कितना माना हम लोगों ने, जो केस नली त्रिज्या वो ए हो जाएगी, और ओ बी क्या हो जाएगा, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, वो कैपिटल आर हो गया। यहां से स्मॉल आर का मान निकालो, कितना आ जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू, सॉरी कैपिटल आर का मान निकालो, कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर अपान कॉस थीटा। आर का, कैपिटल आर की वैल्यू रखना समीकरण नंबर 1 में। तो जरा इस आर का जो मान है, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो 1 में रख देंगे तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t अपान आर रखना स्मॉल आर अपान कॉस थीटा और रो जी। इसको सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t कॉस थीटा अपान आर रो जी। ये फार्मूला निकल करके आता है किसी भी केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई कितनी होगी। इस फार्मूले आपको याद रखना, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, 2t cos थीटा अपान आर रो जी। यहाँ पर स्मॉल आर है वो केस नली की त्रिज्या है, बात समझ में आ रहा है। तो इस फार्मूले से भी पता चलता है कि थीटा का मान कम या ज्यादा होने से एस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम ज्यादा होने से मतलब थीटा का मान अगर 90 से कम है तो एच का मान कितना होगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि यदि थीटा
इज लेस देन 90 है, थीटा मतलब स्पर्श कोण, स्पर्श कोण अगर 90 से कम है तो cos थीटा कैसा रहेगा, तो cos थीटा ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, cos थीटा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने के कारण h भी पॉजिटिव आएगा, h कैसा आ जाएगा, धनात्मक, धनात्मक होगा, और धनात्मक एस अगर धनात्मक होगा तो फिर द्रव कैसा चढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है ना। इसका उल्टा अगर करके देखो, यदि थीटा का मान ग्रेटर देन 90 है, कॉस थीटा अगर 90 से ज्यादा है तो कॉस किस में रहता है, उसका चिन्ह कैसा रहेगा, कॉस थीटा कैसा रहेगा, निगेटिव। ये तो पता हम लोग मैथ में जानते हैं, कॉस का मान 90 से कम होने वो पॉजिटिव, 90 से ज्यादा 180 तक वो निगेटिव रहता है। तो जब निगेटिव रहेगा तो एच कैसा आएगा, ऋणात्मक, एच कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक, और जो ऋणात्मक मान जब आएगा तो ये ऋणात्मक ये सिद्ध करता है कि जो द्रव है वो कैसा हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा। भाई एच पॉजिटिव ले रहे हैं तो द्रव ऊपर चढ़ रहा है, निगेटिव अगर आ रहा है तो इसका द्रव नीचे उतरता है। तो ये रीजन हमने पहले बताया था कि जिसके लिए स्पर्श कोण का मान 90 से कम होता है वो द्रव ऊपर चढ़ते हैं, और जिसके लिए स्पर्श कोण का मान 90 से अधिक होता है वो द्रव नीचे उतर जाते हैं। तो उसमें एस का मान कैसा आएगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक सिद्ध करता है कि द्रव कहाँ जा रहा है, नीचे जाता है। जैसे पारा को पारे के अंदर खड़ी करते केस नली तो नीचे उतर जाता है, लेकिन चाहे नीचे उतर रहा हो और चाहे ऊपर चढ़ रहा हो, दोनों के लिए फार्मूला आपको ये वाला यूज करना है न्यूमेरिकल करते समय। एच ये चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई भी है और एच नीचे भी, नीचे उतरने वाली भी ऊंचाई भी है, ठीक है ना। द्रव कितना नीचे उतरेगा दोनों जगह आपको यूज करना है, और ये थीटा का मान जैसा होगा उसके हिसाब से एच का मान पॉजिटिव या निगेटिव आता है। बात क्लियर हो गई। तो ये तो था हमारा व्यंजक की केस नली में कितना ऊंचाई तक द्रव चढ़ जाएगा या नीचे उतर जाएगा। अगली बात हम समझते हैं कि केस नली को अगर किसी द्रव में तिरछा खड़ा किया जाए तो फिर उस पर कितना द्रव ऊपर चढ़ेगा। तो इसको जरा नोट कर लीजिए पहले। तो हेडिंग इसमें लगाएंगे अब, केस नली केस नली को द्रव में तिरछा खड़ा करने पर केस नली में चढ़े जल की लंबाई, इसका क्या मतलब है ये जरा हमको जानना है। इसका मतलब यह है कि अगर केस नली किसी द्रव में अगर मान लेते हैं एकदम सीधा खड़े की गई है और द्रव यहां पर इतना भरा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। और जब द्रव भरा होगा, और द्रव कौन सा भरा हमने, ये जल भर दिया, तो जब केस नली को खड़ा करेंगे तो अपने आप इसमें जल है वो केस नली में ऊपर चढ़ जाएगा, और इसका कितनी ऊंचाई तक चढ़ जाएगा इसका फार्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। कितना चढ़ेगा, h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r2g, ये फार्मूला डेरिवेशन किया हम लोगों ने। अब ये प्रश्न ये उठता है कि अगर केस नली को तिरछा खड़ा कर दे, मतलब केस नली को कुछ इस पोजीशन में ले आए, ऐसे इसको झुका देते हैं, केस नली क्या करें हम, झुका दें, ऐसी ये तो सिचुएशन कर दें केस नली की। और कितना झुकाए हैं ये मान लेते हैं, ऊर्ध्वाधर से कितना कोण झुकाया हमने, थीटा, सॉरी थीटा नहीं, थीटा तो स्पर्श कोण ले चुके हैं उसमें, अब यहाँ पर अल्फा ले सकते हैं। अल्फा कोण हमने उधर झुका दिया तो क्या ऊंचाई अभी भी उतनी ही रहेगी। तो ये पर ध्यान रखना है कि जो द्रव जितनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है द्रव की,
उतनी ही ऊर्ध्वाधर ऊंचाई इस पर भी रहेगी, मतलब जितनी ऊंचाई तक इसमें ये द्रव चढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर द्रव जो ऊंचाई होगी वो इतनी ही रहेगी। यानी कह सकते हैं कि ये जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है ये वाली, ये तो सेम रहती, जितना ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा करने से जितना द्रव चढ़ेगा उतना ही द्रव यहाँ पर भी ऊपर रहेगा। लेकिन ये जो द्रव में ये जो लंबाई बढ़ गई है इसका मान निकालना है कितना पड़ेगा। ये लंबाई हम मान लेते हैं यहां से यहां तक कितनी है h डैश। समझ आ रहा है? इसके अलावा ये अगर कोण अगर अल्फा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर बता चुका है तो ये कोण अल्फा हो जाएगा। तो जरा इस त्रिभुज में लगाओ cos अल्फा कितना है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। इसके लिए आधार कितना होगा, इस त्रिभुज से बात करें, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना आ जाएगा h और कर्ण कितना होगा h डैश। यहां से h डैश का मान कितना होगा, ज्ञान करना है तो h डैश कितना हो जाएगा h अपॉन cos अल्फा, ये तो आएगा। ठीक है ना? इस जरा h का मान यहां लगा दो तो h डैश कितना हो जाएगा 2t cos थीटा अपान r 2g और cos अल्फा। अल्फा यहाँ पर क्या है, केस नली का ऊर्ध्वाधर से झुकाव है, ध्यान रखना है। जहां अल्फा केस नली का ऊर्ध्वाधर से झुकाव कोण है, ऊर्ध्वाधर से झुकाव कोण है 36 से, तो आपको 90 माइनस अल्फा करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये कोण अगर दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर से कोण पता है तो ये कोण निकाल लेंगे कितना होगा 90 माइनस अल्फा करके। तो इस तरीके से ये फार्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं कि अगर केस नली को द्रव में तिरछा खड़ा किया जाए तो उस नली में कितनी लंबाई तक द्रव चढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये आप न्यूमेरिकल के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इससे पूछा जाता है एग्जाम में। और दूसरी बात इसमें बहुत सामान्य सी है कि अगर मान लेते द्रव इतना चढ़ा, मतलब कोई केस नली है और उसमें द्रव, ये केस नली में ये हमने खड़ी की केस नली और उसमें द्रव कितना चढ़ गया, यहां तक मान लेते द्रव चढ़ गया। तो सोचो कि यहां से अगर कट कर दें हम तो ये पानी क्या बाहर निकलना शुरू हो जाएगा लगातार? ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? कि मतलब ये केस नली में अगर केस नली की लंबाई को छोटा कर दें तो जो द्रव है वो फव्वारे रूप में बाहर नहीं निकलता है। उसका रीजन क्या है कि अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि 2t अपान r, यानी द्रव के दाब में जो कमी हो रही है किसके बराबर होती है 2gh के बराबर। ठीक है ना? यहां से जरा पक्षांतर करके हम लोग ये निकाल सकते हैं कि r इंटू एच का मान कितना होगा। r को ले जाओ तो इसको लिख सकते हैं 2t अपान रो जी। अब देखो किसी द्रव के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई 2t, द्रव का प्रश्न तनाव फिक्स हो गया अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा तो, और रो द्रव घनत्व फिक्स हो गया, जी का मान फिक्स हो गया, यानी ये क्या बन गया एक नियतांक। और नियतांक बना इसका मतलब है कि अगर h कम करोगे, h अगर कम करोगे तो r क्या होगा, बढ़ेगा, यानी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी। जैसे ही आपको इसकी ऊंचाई कम कर देंगे, मान ली पानी इतनी यहां तक चढ़ा है और इतना आपने नली छोटा कर दिया, ऊपर इतना हिस्सा अलग कर दिया तो इतनी लंबाई बची। तो इसका मतलब है कि अब क्या होगा, जब h कम हो गया है तो r बढ़ेगा, और r बढ़ता इस प्रकार से है, मतलब इतना सोचो कि इसका r का जो पृष्ठ है यानी वक्रता त्रिज्या है वो बढ़ती है, और बढ़ करके ऐसा हो जाता है कि वो उसका जो तल है वो नीचे उतर जाता है। तो अपने आप द्रव बाहर कभी नहीं आता है। ठीक है ना? क्योंकि जो नवचंद्रक यानी जो मेनिस्कस बना हुआ है उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, और बढ़ करके द्रव बढ़ते इस प्रकार से है कि द्रव नीचे उतर जाता है। इस कारण से लगातार बाहर नहीं निकलेगा। जैसे कट करेंगे जितना पानी ऊपर है वो तो बाहर आएगा, और वरना ऐसा नहीं कि यहाँ तक पानी चढ़ सकता था, हमने यहाँ से अलग कर दिया तो पानी लगातार बाहर निकलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? उसका रीजन है कि जैसे h कम करते हैं उसकी वक्रता जो त्रिज्या होती है यानी नवचंद्रा की जो त्रिज्या होती है वो इस प्रकार से बढ़ती है वो नीचे धंस जाता है।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किसी भी केस नली में अगर आप पर्याप्त लंबाई 10 सेंटीमीटर चढ़ सकता था द्रव और हमने उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर रखी, तो क्या लगातार द्रव बाहर आता रहेगा? ऐसा नहीं होता, उतना ही द्रव उसी तरीके से वो उतर जाता है नीचे की तरफ, तो लगातार बाहर नहीं आता है। तो ये आज का जो टॉपिक हमारा था केशकत्व को हमने पूरा समझाने का प्रयास किया है। हम ये आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज क्लास में समाप्त करते हैं, अगले टॉपिक हम लोग नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।